मंगलवार को संसद में 2022-23 का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री के पिटारे से कई योजनाएं निकली तो कई बड़े ऐलानों की पोटली भी थमाई गई, लेकिन आम लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट ने सिर्फ निराश ही किया। मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बजट नहीं पसंद आया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई, आयकर दरों में भी बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने बड़े इंतजार के बाद क्रिप्टो करेंसी पर पत्ते खोले, मगर भारी टैक्स लगाकर अरमानों पर पानी फेर दिया। मिडिल क्लास को बजट से सिर्फ धन्यवाद ही मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश किया। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही इस बजट में सरकार के इरादों को दर्शाया गया है। आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें। बजट की बड़ी बातें। 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीद। 25 साल की बुनियाद का बजट। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। PM आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे। महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं लाई जाएंगी। ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में ATM की सुविधा मिलेगी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों में रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा। 3 करोड़ परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। सरकारी खरीद पेपरलेस होगी। निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। नए टैक्स सुधार लाने की योजना। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर। सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 साल तक टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैट में छूट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 की जगह 15% मैट देना होगा। दिव्यांग जनों को कर राहत देने का ऐलान। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2030 तक सौर क्षमता से 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। किसानों के लिए बड़े ऐलान। MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। तिलहनों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों को जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पादन योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। परिवहन सुविधा में सुधार के लिए ऐलान। 3 साल में 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। क्या हुआ सस्ता? चमड़े का सामान होगा सस्ता, खेती का सामान होगा सस्ता, कपड़ा भी सस्ता होगा, मोबाइल फोन चार्जर भी सस्ता होगा, विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, हीरे के गहने सस्ते होंगे। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी अब 5%। जूते चप्पल सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान सस्ता होगा। यह बजट ऐसे समय में सामने आया है जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आम जनता से लेकर सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस का ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव आदि अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहा। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने चौथा बजट पेश किया है, ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि महिला होने के नाते कहीं ना कहीं महिलाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन महिलाओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चाहे सैलरीड महिलाएं हो या गृहिणी हो, गृहिणियों की समस्या, महंगाई को ना ही यहाँ पर कम किया गया है, ना ही सैलरीड महिलाओं को जो 11 सालों से उम्मीद लगाए बैठी थी कि कहीं ना कहीं उनकी कमाई पर जो टैक्स है उसकी स्लैब को बढ़ाया जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर अभी तक महिलाओं को टैक्स देना होता है। उम्मीद ये की जा रही थी कि कहीं ना कहीं 5 लाख के पार इस स्लैब को बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई यहाँ पर सफलता नहीं मिली है। इस बजट के बाद महिलाओं को साफ तौर पर निराशा लगी। महंगाई को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही थी, पेट्रोल जरूर सस्ता किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसके अलावा महंगाई को लेकर जिस तरह से तेलों की बात कर ले, घर गृहस्थी में इस्तेमाल होने वाले सामानों की बात कर ले, रिकॉर्ड स्तर पर इस समय महंगाई चल रही है। 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जिस तरह से घर में इस्तेमाल करने वाले तेल बेचा जा रहा है, बाजारों में मिल रहा है, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। लेकिन फोकस यहाँ पर साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जरूर तमाम योजनाओं के साथ ही साथ बजट के एक हिस्से को भी यहाँ पर रखा गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिशें की गई हैं, योजनाएं भी हैं, लेकिन सीधे तौर पर आम नागरिक की यदि हम बातचीत देखें तो आम नागरिक को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उसी पर हम कुछ ही देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह का ये बजट रहा है। क्या दूरगामी क्षेत्र में जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसका लाभ हो सकता है, क्या वो लाभ वाकई में लोगों को होगा, देश को होगा, या फिर आमजनों के साथ ही साथ आगामी समय में देश को भी निराशा हाथ लगेगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को कम से कम टैक्स के दायरे में लाया गया है, उस बात का लोगों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि 30% टैक्स की जो यहां पर क्रिप्टो करेंसी पर बात की गई है, लोगों को ऐसा लगता है कि यदि क्रिप्टो करेंसी के बारे में फैसला सरकार ने लिया था तो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाना चाहिए था। आम जनों को ये लगता है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें 30% टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही वर्ग यहाँ पर निराश नजर आ रहे हैं। केन बेतवा परियोजना की यदि हम बात करें, नदियों को जोड़ने की यदि हम बात करें, तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल यहाँ पर जरूर नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से नदियों को जोड़ने के माध्यम से किसानों को धीरे धीरे सिंचाई में सुविधा मिलेगी, अधिक बिजली उत्पादन हो सकेगा, ये लंबे समय में जरूर फायदा दे सकते हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर खासतौर से जिन योजनाओं की बातचीत की जा रही है, खासतौर से आंगनबाड़ी अपग्रेड की जो बात की गई है, वो कई राज्यों में तो इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कई राज्यों में दूरगामी क्षेत्रों तक जो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था वो अभी भी हुआ नहीं है। ऐसे में किस तरह से इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे, गरीबों को आवास मिलेंगे। आवास के द्वारा जिस तरह का लाभ लोगों को मिला है, 80 लाख उसमें और जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात हो सकती है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी जिनके सरों पर छत नहीं है। उन्हें 80 लाख आवास जब मिलेंगे तो यकीनन उन गरीबों के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया गया है, उन्हें फायदा इस बजट से जरूर मिलेगा।
डाकघरों में एटीएम लगाने की यहाँ पर बातचीत की गई है, खासतौर से दूरगामी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो दूरगामी इलाकों में डाकघर है वहाँ पर एटीएम की सुविधा मिलने से कहीं ना कहीं युवाओं को या उस क्षेत्र में जाने वाले लोगों को जहाँ पर पैसे निकालने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है। तिलहनों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने की बात की गई है और ऑर्गेनिक खेती पर खासतौर से जोर दिया गया है। इस समय ऑर्गेनिक खेती को जिस तरह से बढ़ावा देना सराहनीय पहल मानी जा सकती है, क्योंकि आज के समय में ऑर्गेनिक अनाज की यदि हम बातचीत करें तो चाहे हेल्थ के लिहाज से देखें या फिर आने वाले समय के लिहाज से देखें, कहीं ना कहीं ये फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक खेती की ओर जाने में भी तमाम चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे, किसानों की छोटी छोटी परेशानियों को, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बीजों की बात करें तो कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में ही भी बीजों के लिए किसानों को लंबे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। 3 से 4 दिन लंबी लंबी कतारों में बीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है और उन्हें विभाग की ओर से बीज मुहैया नहीं हो पाते। ऐसे में जो ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है वो तमाम सुविधाएं, पेस्टिसाइड्स और विशेष प्रकार की वो खाद क्या मुहैया हो पाएगी जिससे लोग ऑर्गेनिक खेती कर पाए, इस ओर भी सरकार को यहाँ पर पिक्चर क्लियर करनी चाहिए कि इन तमाम चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा आगे आने वाले समय में, जब तमाम परेशानियां आज की स्थिति में किसानों के लिए बनी हुई है। किसानों को यहाँ पर रिझाने का पूरा प्रयास किया गया है। किसानी से, खेती से जुड़ी हुई मशीनों को सस्ता किया गया है। डिजिटलाइजेशन को खेती में बढ़ावा देने की बातचीत की जा रही है और अर्बन किसान के लिए यानी कि आधुनिक किसान के लिए यहाँ पर ड्रोन की जो व्यवस्था की गई है, यकीनन एक छोटा तबका उसका फायदा जरूर ले सकता है, लेकिन भारी मात्रा में किसान इस योजना का लाभ लेंगे या नहीं लेंगे ये आने वाला समय बताएगा। 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। कोरोना के बाद भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था कि आगामी वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है, इस बात की सराहना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम देशों में जहां कोरोना काल में बुरे दिन देखे हैं, जहां उनकी कमर टूटी है, वहीं भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए अच्छी खबर है, अच्छा समाचार है। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास की यहाँ पर बातचीत की गई है। युवाओं का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। ई पासपोर्ट जारी करने की जो पहल यहाँ पे की गई है, यकीनन युवा वर्ग जो पासपोर्ट के सहारे भारत से बाहर जाना चाहता है, ये पासपोर्ट का उपयोग जिस युवा को होता है उसमें जो तमाम अड़चनें पहले आती थी उन अड़चनों को दूर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। उसके लिए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो कि युवाओं के लिए बेहतर कदम माना जा सकता है। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, औद्योगिकीकरण को लेकर यदि देखा जाए तो बजट में काफी फोकस किया गया है। जिस तरह से लगातार आत्मनिर्भर भारत का ये बजट बोला गया है, ऐसे में नए बिजनेस को शुरू करने में एमएसएमई के लिए सरकार ने यहाँ पर उदार रवैया अपनाया है, रास्ते खुले रखे हैं अपने बजट के दौरान और यही वजह है कि तमाम तरह की योजनाओं के साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी एक बड़ा बजट इसके लिए रखा गया है। तो इसी बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ अरविंद अवस्थी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। अरविंद जी, जिस तरह का ये बजट है, नमस्कार, जिस तरह का ये बजट है और जिस तरह से यहाँ पर बिजनेस को लेकर तो फोकस किया गया है, पर सीधे सीधे आम आदमी को ये बजट निराशा देने वाला दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे इस बजट को और कैसा लग रहा है आपको ये बजट? जी अरविंद जी, आपसे अनुरोध करेंगे फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक कर ले। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी। ये बजट जो हमारी समझ से हम 7 नंबर देंगे इसको जी। और इसमें जो सारा फोकस है वो फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि कोरोना टाइम्स में या पेंडेमिक के टाइम्स में फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था
जैसे लास्ट ईयर बजट 34 लाख करोड़ का था, उसमें से लगभग 15.5 लाख करोड़ की खाली बोरिंग्स थी जी। और 6.8% इन्होंने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था, वो भी एक्सीड कर गया 21-22 में 6.9। अब ये एक मौका ऐसा है जहां पे पेंडेमिक थोड़ा उसकी फैटेलिटी रेट कम हो गई है और ये उम्मीद है कि अब ये जो पेंडेमिक है ये कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो कई चीजों पे गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी कम करनी शुरू कर दी है और उसमें सबसे बड़ा सब्सिडी कम जो गवर्नमेंट ने की है वो फूड सब्सिडी कम की है और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम की है। लगभग 1,35,000 करोड़ रुपया इस पे कम किया है जी। और ये पैसा जो कम किया है इसका ज्यादा वो कैपिटल आउटले पे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट को 5.5 लाख करोड़ से बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा और उसके माध्यम से ग्रोथ को टारगेट किया जा रहा है, उसके माध्यम से ग्रोथ को बढ़ाने की बात कही जा रही है जी। ये जरूर है कि किसानों के लिए थोड़ी सी निराशा है क्योंकि फूड भी सब्सिडी कम है, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम है और ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी पे भी एलोकेशन कम किया है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरह से आपका भी कहना है कि सरकार ग्रोथ को तो टारगेट जरूर कर रही है, लेकिन ग्रोथ को टारगेट एक सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की यदि बात करें तो निराशा की आपने बात की है, और आम आदमी की यदि हम बात करें, मिडिल क्लास की यदि हम बात करें, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश 1 साल में ग्रोथ करता है या 5 साल में ग्रोथ करता है। उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोरोना काल में 2 साल कमाई आधी हुई, कई घरों में कमाई खत्म हो गई है, तो वो जिस राहत का इंतजार कर रहा था वो राहत नहीं मिली है इस बजट में। वो बजट में राहत नहीं दी गई है क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हैं वो 21-22 में कम हो गए हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हो गया है। तो जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो आम आदमी की बात आप करना चाह रही हैं कि उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं टैक्स कंसेशन दिया जाएगा, मगर वो टैक्स कंसेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है जिससे कंजम्पशन बढ़ पाए। केवल फोकस है सप्लाई साइड पे, डिमांड साइड पे फोकस इस पे नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। महिलाओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए भी कुछ खास नहीं है? निर्मला सीतारमण जी का बजट था, महिलाओं की बातचीत करते हुए नजर आते हैं, चुनावों में भी लगातार महिलाओं की भागीदारी की बातचीत की जा रही है, लेकिन बजट में कुछ ऐसा नहीं मिला कि महिलाएं खुश हो। सही कह रही, जेंडर बजटिंग 2005-6 में शुरू की गई थी और पिछले साल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी पोषण 2, उस पे किसी प्रकार का अब की एलोकेशन बढ़ा नहीं। वो पोषण 2 बेसिकली महिलाओं के और बच्चों के लिए थी। और इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम है उसका नाम भी अब इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, उस प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति स्कीम बना दिया है और उस पे एलोकेशन उतना ही है जितना पहले था, कोई नया एलोकेशन उस पर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो जेंडर बजटिंग के माध्यम से और पोषण स्कीम के माध्यम से बढ़ना चाहिए था वो इसमें नहीं बढ़ा। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। जी बिल्कुल। फूड सब्सिडी की जो आप बातचीत कर रहे हैं, फूड सब्सिडी को अब कम करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन पिछले कोरोना टाइम में जिस तरह से हमने देखा है कि किचन में जो रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है, जो या किचन में इस्तेमाल करने वाली जो सामग्री है, तेल की यदि हम बात करें तो 200 से ऊपर बिक रहा है, जो कभी 90-95 बिका करता था। तो क्या लगता है आपको कि आम जनों की रसोई का भी यहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया है कि कम से कम रसोई में ही उन्हें थोड़ी राहत मिल पाती? अब उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा सिलेंडर के दाम में शायद पहले बजट के पहले कमी कर दी थी। जहां तक तेल की बात है उसमें तो राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि खेती में मैंने बताया फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी ये कम की गई है और आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे जी। और अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये तेल के दाम, जो खाने का भी तेल है, सभी चीज का, क्योंकि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जी। एक पेट्रोल का दाम बढ़ने से सभी चीज का दाम बढ़ेगा। तो जहां तक रसोई में गवर्नमेंट ने बजट के पहले थोड़ी राहत दे दी थी, सिलेंडर के दामों में मेरे ख्याल से 80-90 रुपए कम किए हैं जी। तो बाकी लेकिन कोई फूड प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस, जो खाने का तेल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके दाम में कमी होती है इस बजट से दिखाई नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। अरविंद जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार बजट पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम वर्गों को यदि देखा जाए तो सीधे तौर पर इस बजट के द्वारा लाभ नहीं मिल रहा, हालांकि ग्रोथ पर जरूर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इसी पर आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओ भौज, वोट आ रहे, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, भूल गए तू? लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया। उसी को जिताएंगे और किसे? राज्यवासियों का रिकॉर्ड समय में मुफ्त टीकाकरण। कोविड के समय 14 लाख परिवारों को मुफ्त राशन। 12 समर्पित कोविड-19 हेल्थ सेंटर तैयार। 365 कोविड केयर सेंटर तैयार। उत्तराखंडियों की सच्ची परवाह करती है सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान कैसी? घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सुबह बोलेगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मिडिल क्लास को सिर्फ धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद अवस्थी जी आर्थिक विशेषज्ञ बने हुए हैं। अरविंद जी, बजट को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और इस बजट को पूरे तौर पर देखने के बाद कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर नहीं आता है। क्या हम मान सकते हैं कि ये केवल अर्बन बजट के तौर पर देखा जा सकता है? ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अर्बन कंज्यूम जो वर्कर्स हैं, जो मेनली सैलरीड क्लास हैं, क्योंकि उसको तो कोई राहत नहीं दी है, तो उसका असर सेविंग्स पर भी और कंजम्पशन पर दिखाई देगा बिल्कुल साफ। कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले कम हो चुका है और सेविंग्स रेट भी इंडिया में लो है। इन दोनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। मैंने पहले भी कहा कि डिमांड साइड को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं जी। ये अगर लास्ट 2 साल देखें तो लगभग कीमतें 12.5% बढ़ी हैं पिछले 2 साल में लगभग। और 12.5% के हिसाब से गवर्नमेंट ने डीए बढ़ाया है, लेकिन डीए के साथ साथ अगर आप टैक्स कंसेशन नहीं दे रहे हैं तो उसकी वास्तविक आय नहीं बढ़ पाएगी जी। और ऐसे में ये उम्मीद करना कि अर्बन मिडिल क्लास या अर्बन क्लास इससे खुश होगा, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर अर्बन मिडिल क्लास को तो राहत मिल ही नहीं रही है और जो इंसान खुद कमाता है, रोज कमा के खाने वाले इंसान के लिए तो यहाँ पर सोचा भी नहीं गया है कहीं पर भी। इसके अलावा थोड़ा सा अगर बजट में ये चेंज करते, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है,
एक तरफ तो गवर्नमेंट सब्सिडी को कम कर रही है, लेकिन किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में 2-2 हजार रुपया, टोटल 6,000 एनुअली वो ट्रांसफर करना चाहती है जी। ये मेरी समझ के परे है कि इस पे लगभग 70,000 करोड़ का एलोकेशन है, छोटा मोटा एलोकेशन नहीं है, 70,000 करोड़ का जी। तो ये कहीं कम करके अगर किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी डायरेक्ट देती या फूड सब्सिडी जारी रखती वो बेहतर तो होता, उसका ज्यादा फायदा होता। जी हाँ, उससे ज्यादा फायदा होता और उसका कुछ हिस्सा अगर इन्वेस्टमेंट में जाता तो वो, या अगर इसको कम करके अर्बन मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की जाती, कोई टैक्स कंसेशन देते तो वो भी उससे बेहतर होता। जी बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन की जो अरविंद जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, खेती किसान में भी पूरी तरह से बात की गई है, ड्रोन का उपयोग करने की बात की गई है, डिजिटल सुविधाएं और देने की बात की गई, जबकि आमतौर पर धरातल पर यदि हम देखें तो समय पर बीज ही उपलब्ध नहीं हो पाते किसानों को। क्या लगता है आपको कि ये योजनाएं सक्सेस हो पाएंगी धरातल पर? सक्सेसफुल, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उस पर एलोकेशन कम कर दिया गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। ऐसे में मतलब जहां बढ़ाने में डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता था, वो चीजों को कट करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर देना ये समझ के परे है। और इससे जो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव, कई बार उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी इस तरह से नहीं बढ़ सकती। जी बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब उसको इनपुट्स में राहत मिलेगी। आज किसान के सामने यूरिया खरीदने की समस्या है। ठीक है, ठीक है जी। अरविंद जी समय का हमें इशारा मिल चुका है, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे लगातार सुबह बोलेगा में आज के बजट को लेकर। मिडिल क्लास को यहाँ पर सिर्फ धन्यवाद जैसे ही दिया गया है, सीधे तौर पर जो लाभ मिलते हुए दिखाई देने चाहिए थे वो मिडिल क्लास को यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। हालांकि ग्रोथ पर फोकस जरूर किया गया है। देखना ये होगा कि आगामी बजट के साथ ही साथ जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या आम जनता इस बजट को स्वीकारती है या नकारती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन